हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा शॉक। तो शॉक कंडीशन क्या होती है? ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये जब होती है जब बॉडी को पूरी तरह से ब्लड नहीं मिल पाता और ना ऑक्सीजन मिल पाती है, तो उसकी वजह से शॉक होता है। और जब ऑर्गेन्स को, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेन्स है, टिश्यूज है, उससे प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा और ना ब्लड टिश्यूज को मिल पाएगा, ना ऑक्सीजन मिल पाएगा, तो उसकी वजह से ये डैमेज कर देते हैं मल्टीपल ऑर्गेन्स को। अगर ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं सप्लाई होगा तो थिंकिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी और जितनी भी बॉडी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब स्लो डाउन हो जाएंगे, लो लेवल पर आ जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉक। टाइप्स ऑफ शॉक क्या होता है? तो जो हमारे शॉक होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है या फ्लूइड वॉल्यूम होता है बॉडी में, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लो ब्लड वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर्स योर हार्ट्स। लो ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ब्लड में, हार्ट में जो ब्लड एंटर कर रहा है वो हमारा बहुत कम एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब पंपिंग करता है हार्ट, तो ब्लड जो होता है वो सप्लाई भी कम होता है। जितने भी हमारे ऑर्गेन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक में भी कॉज्ड बाय, तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, जैसे कट्स और इंजरीज हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो जाता है, जैसे कि अल्सर हो गए या ब्लड वेसल्स किसी कंडीशन की वजह से रप्चर हो गई है। तो इस सब चीजों में क्या होता है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है। अब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, जैसे वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। जो नेक्स्ट टाइप का शॉक है वो हमारा है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक हमारा जब होता है जब हार्ट में कोई डैमेज हो, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो सही तरह से पंप नहीं कर पाता और हमारी बॉडी को जितना ब्लड की जरूरत होती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये किस कंडीशंस में होता है? जैसे हार्ट अटैक में हो सकता है, हार्ट वॉल्व डैमेज में हो सकता है, मायोकार्डाइटिस में हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस में हो सकता है। जो हमारा मायोकार्डाइटिस होता है वो हमारा हार्ट मसल्स जो होती है वो रप्चर या किस इन्फेक्शन हो जाए उसमें, तो वो हमारी कंडीशन होती है मायोकार्डाइटिस। और एंडोकार्डाइटिस होता है हमारे से हार्ट वॉल्व है वो डैमेज हो जाए या टियर हो जाए या उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। ये आपको मैं डिटेल में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी, तो आपको अभी इतना पता होना चाहिए कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। जो थर्ड टाइप का शॉक है उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अकर्स ड्यू टू अ ब्लॉकेज इन योर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग प्रॉपरली। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये ब्लॉकेज होता है कि हार्ट में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में कोई भी जब ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी वजह से, तो ब्लड जो होता है वो फ्लो नहीं कर पाता अच्छे से और पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। तो ये किसकी वजह से भी हो जाता है? जब फ्लूइड बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, जैसे हमारी चेस्ट कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, ब्लड क्लॉट जब हमारे लंग्स में पहुंच जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो जाता है। या न्यूमोथोरैक्स, ये एक टाइप की चेस्ट इंजरी होती है, जब एयर ट्रैप्ड हो जाती है हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल की बीच में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो इसको हम चेस्ट इंजरी भी कहते हैं। चेस्ट इंजरी का ही एक टाइप होता है ये न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लड और फ्लूइड बिल्डअप इन द स्पेस बिटवीन योर हार्ट मसल एंड आउटर हार्ट सैक। जो आउटर हार्ट सैक और हार्ट मसल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जब हमारा ब्लड या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसमें क्या होता है? हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब जो हमारा फोर्थ टाइप का शॉक है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है? इसमें क्या होता है? डायलेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का या वाइडनिंग हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ज्यादा वाइड, चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे उसको अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाता, ना ऑक्सीजन मिल पाती, ना न्यूट्रिशंस मिल पाते हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। ये याद रखना कि इसमें डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है या वाइडनिंग होती है। तो इसमें 3 टाइप के शॉक्स आते हैं हमारे। एक तो आता है एनाफिलैक्टिक शॉक, दूसरा हमारा आता है सेप्टिक शॉक और तीसरा आता है हमारा न्यूरोजेनिक शॉक।
तो एनाफिलैक्टिक शॉक में क्या होता है? एनाफिलैक्टिक शॉक में जब होता है वो जैसे कोई भी एलर्जी रिएक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन को हम एनाफिलैक्सिस भी कहते हैं। तो वो एनाफिलैक्टिक शॉक होता है। सेकंड होता है हमारा सेप्टिक शॉक। ये जब होता है हमारा जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई पेरिटोनाइटिस है। पेरिटोनाइटिस में देखा होगा आपने कि इन्फेक्शन जो है हमारा पेरिटोनियम लेयर तक पहुंच जाता है, जो फिर हमारा ब्लड में भी एंटर कर जाता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक, ब्लड में जो फैल गया। अब तीसरा हमारा होता है न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, ये हमारा जब भी नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हो, जैसे कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो या एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में कोई इंजरी हो, तो वो उसकी नर्व्स में कोई इंजरी हो, तो वो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक में आता है। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं शॉक के? तो जो भी कंडीशन जो ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारा शॉक हो सकता है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, वो पहले भी बताया था कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, लो ब्लड वॉल्यूम हो जैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं, ब्लीडिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से, या चेंजेस इन ब्लड वेसल्स एज विद इन्फेक्शन और सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे सेप्टिक शॉक और एलर्जी रिएक्शंस की वजह से भी शॉक हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं शॉक के। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं। जब हमारा शॉक स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो होता है वो अर्ली फेज होता है। अर्ली फेज में क्या होता है, जैसे रैपिड पल्स होती है, बहुत फास्ट हो जाती है पल्स, या इरेगुलर हो जाती है, कई बार पेल और कोल्ड स्किन हो जाती है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, पसीना बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारा अर्ली फेज के सिम्टम्स है। जो सेकंड फेज होता है हमारा वो डेवलपिंग फेज होता है। ऐसे साइनोसिस होता है, ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। तो उन एरियाज में क्या होता है, जैसे लिप्स वगैरह में हो गया, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, डिजीनेस हो जाती है, चक्कर जैसा फील होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नॉजिया, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ब्रीथिंग जो होती है वो शैलो हो जाती है, मतलब वो डीप ब्रीथिंग नहीं रह जाती, और जो पल्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। थर्ड जो हमारा फेज है वो होता है एडवांस्ड फेज। इसमें हम रेस्टलेसनेस फील करते हैं, और जो हमारा पल्स है वो बहुत ज्यादा वीक, कम हो जाता है, जो हमें सुनाई भी नहीं देता। जब हम रिस्ट से उसको फील करते हैं तो नहीं फील हो पाता। अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। जो हमारा फोर्थ फेज है वो हमारा है फाइनल फेज, जिसमें हमारा अगर हमारे शॉक की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से हमारा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं शॉक में? तो सबसे पहले हम कैजुअलिटी जो भी है उसकी मदद करेंगे, जिससे कि वो स्ट्रेट लेट जाए, उसका जो हेड है वो हेड के लेवल से साथ लेटे या थोड़ा सा बॉडी के लेवल से लोअर रेस्ट करे वो, जिससे कि जो ब्लड सप्लाई है वो हर एक पार्ट में बॉडी के पहुंच जाए। सेकंड जो होता है, हमें कभी भी फीट और लेग्स को एलिवेट एकदम से नहीं करना। सबसे पहले हम कैजुअलिटी को देखेंगे कि कोई हिप या बैक या लेग बोन फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर वो फ्रैक्चर है किसी पेशेंट को तो हम एलिवेट नहीं करते हैं। जैसे शॉक कंडीशन में बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो उस टाइम पे हम ब्लैंकेट का यूज करेंगे कैजुअलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड से। जैसे शॉक की कंडीशन होता है, किस वजह से शॉक हो रहा है, जैसे ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे, हम ब्लीडिंग को रोकेंगे। हम जो भी टाइट कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, स्लो हो जाता है, तो हम उसको सबसे पहले लूज करेंगे, ढीला करेंगे। जो भी नेक, चेस्ट, वेस्ट एरिया को कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, दब रहा है वो, तो उसको लूज करेंगे। हम उसके कपड़े को रिमूव नहीं करेंगे एकदम, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। और ना हम कैजुअलिटी को डायरेक्ट हॉट वाटर बॉटल देंगे वार्म करने के लिए या कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ तो वो अपने आप को इस हीट से, डायरेक्ट हीट से हार्म कर सकता है, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। हम जो ब्रीथिंग है, पल्स है, रिस्पॉन्स क्या है उसका, वो हम मॉनिटर करेंगे रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अगर जो कैजुअलिटी है वो अनकॉन्शियस है तो हम सबसे पहले उसका एयरवे ओपन करेंगे जॉ थर्स्ट मेथड से, उसके बाद हम उसका ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे और हम तैयार रहेंगे कि हमें चेस्ट कंप्रेशन या ब्रीथिंग उसको रेस्क्यू पिट्स देने पड़ सकते हैं। तो इन केस ऑफ एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंजरीज, अगर एब्डोमिनल या चेस्ट इंजरीज है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसे खाने पीने को नहीं देते, तो हम एनपीओ स्टेटस को मेंटेन करेंगे, जिससे कि सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि उसकी सर्जरी हो सकती है उस टाइम पे। तो एनपीओ स्टेटस क्या होता है? एनपीओ का मतलब होता है नील पर ऑस, मतलब हम उसको माउथ से ना कुछ खाने के लिए दे सकते ना कोई कुछ पीने के लिए दे सकते जिस टाइम उसकी सर्जरी या प्रोसीजर चल रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको कुछ खाने को नहीं दे सकते। क्योंकि क्या होता है कि कई बार सर्जरी या उसकी
प्रोसीजर के टाइम पे हम एनेस्थीसिया देते हैं उसको, जिसकी वजह से उसको नॉजिया वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। और जो भी स्टमक में कंटेंट्स है, फूड के कंटेंट्स है, वाटर कंटेंट्स है, तो वो क्या हो सकते हैं, हमारे लंग्स में जा सकते हैं, जिससे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो उस टाइम पे हम एनपीओ स्टेटस मेंटेन करते हैं, यानी कि उसे कुछ खाने और पीने के लिए नहीं देंगे ऑरली, माउथ से। कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को हम फ्लूइड नहीं देते ऑरली, क्योंकि वो उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। क्राउड को हम अवॉइड करेंगे, जिससे कि उसे फ्रेश एयर मिल सके। हम कैजुअलिटी को चेक करते रहेंगे कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, और हम अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि उसको मेडिकल जो भी सर्विस है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। तो आज का हमारा ये टॉपिक था शॉक, और उसमें फर्स्ट एड हमें क्या देना है शॉक को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स इंजरीज की बात करेंगे, जैसे फ्रैक्चर्स हो गया, डिसलोकेशन हो गई, नेक्स्ट क्लास में। तो कल जो मैं वीडियो वो 6 बजे डालूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सबको ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।